नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज कल के सेशन में हमने पढ़ लिया था मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा था हमने कल के सेशन में, और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था, और प्लांटी जगत के बारे में पढ़ा था, पादप जगत के बारे में पढ़ा था। तो 3 जगत कल हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। मोने जगत की विशेषताएं, और प्रोटिस्टा जगत की विशेषताएं, और पादप जगत की विशेषताएं। आज हम जो पढ़ेंगे कवक जगत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कवक जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। पहली विशेषता तो यही है इनकी। मल्टीसेलुलर अर्थात कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक अर्थात इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से कवर्ड होते हैं। दूसरा है कवक तंतु। ये जो एनिमल्स होते, ये जो कवक होते हैं, कवक जो होते हैं ये फाइब्रस होते हैं, मतलब तंतुमय होते हैं। तो ये तंतुमय होने के कारण तंतुओं का जाल बना लेते हैं। किसी भी फूड पर जिस पर भी ये उगते हैं वहाँ पर ये तंतुमय होने के कारण एक दूसरे के ऊपर जाल का रूप बना लेते हैं। इस जाल को, तंतुओं का इस जाल को माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतुओं के जाल को माइसीलियम कहते हैं, क्योंकि कवक तंतु जो होते हैं वो तंतुमय होते हैं, धागेनुमा होते हैं, इसलिए आपस में उलझकर जाल बना लेते हैं। और जिस जाल को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। कुछ ही कवक ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, अधिकतर बहुकोशिकीय ही कवक होते हैं। पोषण कैसा होता है इनका, विषमपोषी होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं, नॉर्मली विषमपोषी होते हैं। कुछ कवक कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, जो जीवित जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं या जीवित पेड़ पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे कवकों को हम परजीवी कवक कहते हैं। मृतोपजीवी कवक वो कवक होते हैं जो मृत पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं या मृत एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं, मृतोपजीवी कवक कहलाते हैं। ऐसे कवकों को सेप्रोप्स कहते हैं। सहजीवी, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो सहजीवन का काम भी करते हैं, दूसरे के साथ सहजीविता दर्शाते हैं। जैसे कि लाइकेन में कवक जो हैं वो शैवालों के साथ सहजीवन का काम करते हैं, सहजीवन दर्शाते हैं, इसलिए सहजीवी भी होते हैं कवक। मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। इस प्रकार कैसे होगा ये, विषमपोषी विषमपोषी हो गए। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कवक स्वपोषी नहीं होते। शैवाल स्वपोषी होते हैं, और कवक कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। 5वां है कोशिका भित्ति, काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है, बाहर की तरफ जो लेयर कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में किसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पीछे कल हमने बताया था कि पादप कोशिकाएँ हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि यहाँ पर कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होती है। 5वां है अवशोषी विधि द्वारा अवशोषण, मतलब जो भोजन है वो अवशोषी विधि द्वारा अवशोषण करते हैं। इनकी जो तंतु हैं, तंतुओं में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये केमिकल्स जंतुओं के या पौधों के जो जिस भाग से पोषण इकट्ठा कर लेना है उस भाग पर गिरते हैं। इनके जो तंतुओं से जो केमिकल्स गिरते हैं वो केमिकल्स जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में सरल लिक्विड पदार्थों में, तरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर उसके बाद ये तंतु उस सरल पदार्थों को, जो लिक्विड पदार्थ है, उसको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार अवशोषी विधि द्वारा ये भोजन को अपना पोषण करते हैं, अवशोषी विधि द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जटिल कार्बनिक पदार्थों को, पेड़ पौधों के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको सरल घुलनशील पदार्थों में बदलकर उनका अवशोषण करते हैं। अच्छा, लास्ट आता है, अगला आता है संचित भोजन। इनमें जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है,
मनुष्य और जंतुओं में भी संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है, कवकों में भी संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। इस प्रकार इसके सारे जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं थीं वो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद आता है जंतु जगत के बारे में। अब हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, आप समझेंगे, उसकी विशेषताएं समझेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत में सभी जंतु आते हैं, सभी एनिमल्स आते हैं। सभी जंतु कैसे बने हैं? बहुकोशिकीय हैं। एक कोशिकीय जो जीव हैं उनको तो हमने प्रोटिस्टा में रख दिया है, तो सारे बहुकोशिकीय जीव बचे। तो सभी बहुकोशिकीय जंतु जो हैं वो किस में आते हैं? एनिमेलिया जगत में आते हैं। मतलब जंतु जगत में आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, सभी जीव जंतु हैं, ये सब कैसे होते हैं कि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि ये किस पर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात ये परपोषी होती हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किन पर निर्भर रहते हैं? अधिकतर ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो कि स्वयंपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर ये निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अर्थात परजीवी होते हैं, दूसरों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपना भोजन ग्रहण करते हैं दूसरे पौधों से। ठीक है, तो जो इनका पोषण कैसा हो गया? परपोषी टाइप का हो गया। दूसरों को ऊपर निर्भर रहना है इन्हें, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना है इन्हें। तो इस प्रकार पहला लक्षण तो ये हो गया कि ये स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनका जो भोजन पोषण होता है वो पोषण कैसा होता है? जंतु संपोषी होता है। जंतु संपोषी अर्थात जंतुओं के समान जैसे दूसरे जीवों पर जंतु होते हैं दूसरे जंतुओं पर या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे ही इनका भोजन होता है। इसका ये जंतु संभोजी प्रकार का इनका पोषण होता है। ये क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को जब ग्रहण कर लेते हैं, हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं या किसी एनिमल को खा लेते हैं, तब जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं। तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल या कुछ ऐसा पाचक अंग पाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और फिर उनका पोषण करते हैं, उनका अवशोषित करते हैं। सभी जंतु कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पेड़ पौधे ऐसे नहीं थे, वो अपने स्थान पर ही खड़े रहते थे और अपना भोजन स्वयं बनाते थे। जबकि जंतु कैसे होते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं और गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएँ हो गई कुछ, बस यही विशेषताएँ हैं इनकी। और इनका जो संचित भोजन पदार्थ जो होता है, संचित भोज्य पदार्थ, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक्स होती हैं, अर्थात ये इनके अंदर केंद्रक जो है कि केंद्रक कला से घिरा हुआ रहता है। जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे कोशिकाएं जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए थे, वो सारे इनमें पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के मतलब बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएँ हो गई जंतु जगत की। और अब हमने 5 प्रकार के जगत पढ़ लिए। मोनरे जगत पढ़ लिया, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया, और पादप जगत पढ़ लिया, कवक जगत पढ़ लिया और जंतु जगत पढ़ लिया। इन सबके सभी के उन्होंने विशेषताएं पढ़ ली हैं। और विशेषताएं पढ़ने के बाद अब आता है विषाणु या वायरस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे विषाणु के बारे में। अब हम विषाणु के बारे में अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस जो होता है विषाणु वायरस जो होता है वो कैसा होता है? उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? उपकोशिकीय मतलब कोशिकाओं से भी छोटी कोशिकाएं होते हैं। इतने छोटे होते हैं जो सबसे छोटी कोशिका है उससे भी बहुत छोटे होते हैं, तो उपकोशिकीय हो गए। उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी
अविकल्पी परजीवी ऐसे परजीवी हैं जो जैसे मौसम में अगर इनका एक जैसा मौसम एक जैसा वातावरण मिलेगा तो कुछ और तरीके से रहेंगे, दूसरा वातावरण मिलेगा तो कुछ और तरीके से रहेंगे। इस प्रकार क्या है, इन्हें अविकल्पी कहते हैं। अविकल्पी परजीवी होते हैं। परजीवी अर्थात ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी फीडिंग करते हैं और दूसरों पर अपना जनन की क्रिया भी दूसरों के ऊपर ही करते हैं। मतलब जो सजीव सेल होती है, सजीव कोशिका होती है, उसमें जाकर अपने जनन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार ये परजीवी होते हैं। तो कैसे हो गए, ये उपकोशिकीय हो गए, संरचना वाले अविकल्पी परजीवी हो गए। विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को, उस साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी। वायरोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान। ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी कहलाती है। वायरस जो है लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है, ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है पॉइजन या विष के अणु। जो लैटिन शब्द है वायरस, वो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं पॉइजन और हिंदी में कहते हैं विष के अणु। इसकी जो खोज की थी वो इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। किस पर की थी, तंबाकू के पौधे पर। तंबाकू के पौधे की जो पत्तियां थीं वो बहुत रोगग्रस्त थी। उन रोगग्रस्त पत्तियों को लेकर इन्होंने उसे निचोड़ा, मतलब उसे उसका रस निकाला उसमें से। उस रस को उन्होंने दूसरे स्वस्थ तंबाकू की पत्तियों के ऊपर डाल दिया तो वो भी रोगग्रस्त हो गई। इस प्रकार इन्होंने देखा कि कुछ तो इनके अंदर है जो जिसके कारण पत्तियाँ, स्वस्थ पत्तियाँ भी रोगग्रस्त हो जाती हैं। तब इन्होंने उसे छान के देखा और अलग करने की कोशिश करी। तब इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे अणु हैं जो अणु कोशिका से भी छोटे हैं और माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या है कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर है। तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले तंबाकू की रोगग्रस्त पत्तियों के अंदर में इनको खोजा था। तो इसलिए खोज करने का जो श्रेय मिलता है इवानोव्स्की को मिलता है। सन कौन सी है, 1892 में इन्होंने इसको खोजा था। और जिस बीमारी को इन्होंने देखा था तंबाकू में, उस तंबाकू को बीमारी का नाम दिया था टोबैको मोज़ेक डिसीज़। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ नाम दिया था उस बीमारी का। तंबाकू की पत्तियों में होता है ये, और इस बीमारी से ही इन्होंने इसकी खोज करी थी। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज करी थी और जिस विषाणु की खोज करी थी उस विषाणु का नाम इन्होंने रखा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक डिसीज़ है जो तंबाकू की पत्तियों में होती है और जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। स्टैनली नामक जो वैज्ञानिक था उसने 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस TMB का रबी बनाई थी। रबी अर्थात क्या है, क्रिस्टल बनाई थी उन्होंने, जिसके कारण क्या है कि इसको एक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा इनको क्रिस्टल से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्रिस्टल किसके बनते हैं, हमेशा निर्जीव पदार्थों के बनते हैं, और जबकि सजीव कोशिकाओं की क्रिस्टल कभी नहीं बनते हैं। अर्थात जो वायरस है वो एक निर्जीव है क्योंकि उसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। और क्रिस्टल बनाने का जो श्रेय मिलता है वो स्टैनली को मिलता है। उन्होंने 1935 में क्रिस्टल बनाए थे वायरस के, टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिस्टल बनाए थे। इस कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1946 में। 1946 में स्टैनली को नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसी कारण दिया गया क्योंकि उन्होंने TMB जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के रबे बनाए थे, क्रिस्टल बनाए थे 1935 में। ठीक है। अब विषाणुओं के माप की बात आती है कि विषाणुओं का माप कैसे होता है। तो विषाणुओं का माप जो होता है 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। 15 मिली माइक्रोन से कितना होता है, 210 मिली माइक्रोन तक होता है नॉर्मल। इसमें इस साइज़ के विषाणु अधिकतर होते हैं। सबसे छोटा विषाणु 15 मिली माइक्रोन से भी छोटा होता है और सबसे बड़ा विषाणु जो है वो 210 मिली माइक्रोन से भी अधिक होता है। जैसे कि पॉक्स वायरस है, ये सबसे बड़ा विषाणु है और पॉक्स वायरस ये सबसे बड़ा विषाणु है। इसका साइज़ जो होता है 350 नैनोमीटर से लेकर 0.35 माइक्रोन तक होता है।
350 नैनोमीटर से लेकर 0.35 माइक्रोन तक इसका साइज़ होता है पॉक्स वायरस का। तो पॉक्स वायरस कैसा हो गया? सबसे बड़ा विषाणु हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना, वायरस की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, किन किन से मिलकर बना होता है। तो वायरस जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन का खोल होता है और दूसरा आरएनए या डीएनए में से कोई एक चीज़ होती है। न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन का खोल होता है। तो संरचना और संगठन के बारे में अब हम पढ़ेंगे इसके, वायरसेस के। संरचना और संगठन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे। और आपको मेरा समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए बच्चे जो इस बार पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचा दें। नमस्कार, धन्यवाद आपका जो आपने हमारा वीडियो देखा।